दोस्तों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ चौगढ़ के नरबख्शी बाघों की कहानी। दोस्तों, कहानी थोड़ा लंबी है और हो सकता है कि 3 या 4 एपिसोड में जाकर ख़त्म हो, लेकिन यकीन मानिए, हर एपिसोड में आपको एक अलग आनंद और रोमांच मिलेगा। दोस्तों, मैं कहानी को कट करके नहीं सुनाता हूँ, मैं डिटेल में सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मानस रंजन जी, अभिजीत दास गुप्ता जी, ब्यूटीफुल प्लेसेस, संजय पीटर भाई, संजय पीटर जी। आप लोग जिस तरह से उत्तरांचल डायरीज को अपना कीमती सहयोग दे रहे हैं ना यार, दैट्स इनक्रेडिबल। वो बिल्कुल अतुलनीय है। और इतना निवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स, अपना लव और सपोर्ट लाइफ में इसी तरह से मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। आप सभी का बहुत 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 यार बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये घटना सन 1930 की है और ये घटना उत्तराखंड के कुमाऊं में चौगढ़ नामक क्षेत्र की है, जहां दो नरभक्षी बाघों ने लोगों के बीच में वो आतंक फैलाया भैया, जिसको बयां करना आसान नहीं है। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती हो। और ये कहानी उन बाघों के आतंक से मुक्ति की है कि किस तरह से उन्हें मुक्ति मिली, गांव वालों को। इस घटना में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिम कॉर्बेट साहब ने किस तरह से इन दोनों बाघों को मार के उस क्षेत्र के निवासियों को एक बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाई थी, बहुत बड़ी राहत दिलाई थी इन ये आदमखोर बाघों को मार के। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के सामने की दीवार पर एक नक्शा टंगा हुआ था। उसमें बहुत सारे क्रॉस के निशान बने हुए थे। ऐसे क्रॉस होता है ना, ऐसे 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 तो क्रॉस बने हुए थे। हर निशान के नीचे एक डेट भी लिखी हुई थी, एक तारीख लिखी हुई थी। ये क्रॉस के निशान ये बताते थे कि किस क्षेत्र और किस तारीख में चौगढ़ के नरभक्षियों ने इंसानों को अपना शिकार बनाया था, मतलब किस जगह पे किस तारीख को। नक्शे में कुल 64 क्रॉस बने हुए थे। अब जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि वो निश्चित रूप से ये तो नहीं कह सकते कि वो संख्या सही है या गलत, क्योंकि इस नक्शे को 2 साल पहले जिम कॉर्बेट साहब ने खुद अपने हाथों से बनाया था और ये निशान लगाए थे। लेकिन इस नक्शे के बनने के बाद के 2 सालों में, मतलब इसके बनने के 2 साल बाद, उन सालों में उन बाघों ने कितने और लोगों को मारा, उसकी संख्या के बारे में जिम कॉर्बेट साहब को नहीं बताया गया था, उन्हें पता नहीं था। इसलिए वो नक्शे में अंकित नहीं हो पाए, वो क्रॉस नहीं बन पाए, तारीख नहीं बन पाई। इसके अलावा उन लोगों की भी कोई तारीख या क्रॉस के, उन लोगों के लिए भी नहीं ऐसे तारीख या क्रॉस के निशान लगे थे जिन पर बाघों ने आक्रमण तो किया था। और वो बेचारे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, और फिर घायल होने के कुछ दिनों के बाद जिनकी डेथ हो गई थी, वो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन लोगों के नाम भी इसमें नहीं थे। तो आप सोच सकते हैं 64 से कहीं ज़्यादा मारे होंगे। पहला क्रॉस का निशान 15 दिसंबर 1925 का था और अंतिम निशान 21 मार्च 1930 के लिए था। नक्शे के उत्तर से दक्षिण तक का फासला, उत्तर से दक्षिण, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस के निशान थे, वो 50 मील का एरिया था। और जो पूरब से पश्चिम के बीच का फासला था वो 30 मील का था। ये क्षेत्र कुल मिलाकर 1500 वर्ग मील का था। 1500 वर्ग मील, सोचो यार कितना बड़ा एरिया था। और जाड़ों में बर्फबारी के कारण पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता था। लेकिन गर्मी के दिनों में दोस्तों, ये घाटी जो है ना, बिल्कुल झुलसाने वाली जो गर्मी नहीं होती है, वैसी हो जाती लगती, बिल्कुल तपने लगती थी बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में चौगढ़ के बाघों ने अपना आतंक का जो राज्य था वो अपना कायम किया हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत सारे गांव, लेकिन छोटे छोटे से गांव थे, जिनकी आबादी कहीं 100 इंसानों के आसपास थी, तो किसी की थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी था कि 2-4 मकान है जिसमें कुल 3-4 परिवार रहते हैं। और ये पूरा क्षेत्र में पगडंडियाँ बहुत थी, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ बहुत थी जो कई गांवों को आपस में जोड़ती थी। कई पगडंडियाँ तो ऐसी थी जो घने जंगलों के बीच से गुजरती थी, जो खतरनाक एरिया जो था उसके बीच से भी गुजरती थी। वहाँ पर भी न जाने कितने अटैक किए थे टाइगर ने। जब भी कहीं कोई किसी तरह की
विपत्ति आती तो वहाँ के लोग उससे बचने का उपाय भी ढूंढ लेते हैं। आप जानते हैं कि कोई परेशानी आएगी तो रास्ता भी हम ही को निकालना होता है। दोस्तों, जब से ये नरभक्षियों ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया था, तब से गांव वालों ने भी आपस में एक दूसरे को संदेश देने के लिए एक तरीका चुन लिया था। उन्होंने एक युक्ति निकाली, तरीका चुन लिया कि कैसे यार दूसरे को बताया जाए। तो जब कभी किसी भी गांव के आसपास ये बाघ दिखते थे, तो वहाँ का कोई आदमी किसी ऊंची पहाड़ी या किसी बड़े ऊंचे पेड़ के टॉप में चढ़ जाता था, या किसी की छत पे जाकर जोर से कू कू कुछ इस तरह की आवाज़ निकालते थे। ये पहाड़ों में बड़ा कॉमन है, ये कू करके आवाज़ देना, दूर जो लोग होते हैं उनको, क्योंकि कू की फ्रिक्वेंसी बहुत दूर तक जाती है। और दूसरे गांव के लोग इस आवाज़ को सुनकर तीसरे गांव को सूचित कर देते थे। इसी तरह से एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे, हर जगह बाघ की उपस्थिति का समाचार फैला दिया जाता था कि भाई फलानी जगह पर बाघ है। मतलब जब आप करते उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों, 15 दिसंबर 1925 से लेकर 21 मार्च 1930 के बीच कितने लोग बाघ द्वारा मारे गए, वो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा देता हूँ। दोस्तों, 1926 में 15 लोग, 1927 में 9 लोग, 1928 में 14 लोग, 1929 में 17 लोग और 1930 में 9 लोग, टोटल 64 लोग। ये सरकारी आंकड़ा। दोस्तों, फरवरी 1929 में जिला कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बाघों को मारने की जिम्मेदारी जिम कॉर्बेट साहब को दे दी गई थी कि साहब आप निपटाइए इनको। उन दिनों कुमाऊं में 3 आदमखोर बाघ सक्रिय थे, कांडा, मुहान और चौगढ़, जिनमें चौगढ़ वाले बाघ ने सबसे ज़्यादा मनुष्यों को मारा था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने भी डिसाइड किया कि चलो यार, सबसे पहले इसी क्षेत्र, ये मतलब ये चौगढ़ के बाघों को, इनको मार करके जो है उस क्षेत्र को जो है पूरा इनके आतंक से मुक्ति दिलाई जाए, इनको निपटाया जाए यार, पहले इन्हीं से शुरू किया जाए। जिम कॉर्बेट साहब ने जब नक्शे को ध्यान से देखा, तो इन्हें समझ में आ गया कि काला अगर की पहाड़ियों के ऊपर के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में, जो काला अगर नाम की जगह है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, उसके उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में नरभक्षी बाघ ने सबसे ज़्यादा, मतलब वो उसकी मूवमेंट वहाँ पे दिखाई पड़ती है। अब आप लोग भी इस तरह की लोकेशन को अपने दिमाग में लाइए और फिर कहानी को सुनिए। ये पहाड़ी करीब 40 मील लंबी और 8,500 फीट ऊंची थी, और इसकी जो चोटी थी वो घने पेड़ों से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच एक सड़क थी, जो पहाड़ियों के उत्तर की तरफ से ऐसे गुजरती थी। कई जगह ये सड़क जो है बड़े घने जंगलों में के बीच से होते हुए बड़ी दूर तक चली जाती थी। ये पूरा जंगल जो है शाह बलूत के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और हरी भरी झाड़ियों से भरा हुआ था। दोस्तों, शाह बलूत, इसको अंग्रेजी में चेस्टनट और कुमाऊं में पांगर बोलते हैं। मुझे मौका लगेगा तो फोटो लगा दूंगा, आप पहचान जाएंगे। ये लंबी सड़क के खेतों और जंगलों के बीच एक तरह की सीमा रेखा भी बनाती थी, बॉर्डर भी बनाती थी। एक जगह पर यह सड़क एक आगे जाके ऐसे मोड़ ले लेती थी, और उस मोड़ पर काला आगर का डाक बंगला बना हुआ था। ये वही डाक बंगला था जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब को आना था और अपना हेडक्वार्टर बनाना था, यहीं पर इनको रहना था। दोस्तों, 4 दिन की कठिन यात्रा और करीब 400 फीट की चढ़ाई चढ़कर अप्रैल 1927 की एक ठंडी ठंडी शाम को ये उस डाक बंगले तक पहुंच गए। अब इन्हें बताया गया कि उस इलाके में बाघ का जो आखिरी शिकार है, वो एक 22 साल का युवक था, लड़का एक था, वो बना था, जो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल के अंदर गया था और फिर कभी वहाँ से लौटकर नहीं आ पाया, उससे भाग ले गया था। अगले दिन सुबह जब जिम कॉर्बेट साहब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने के लिए आई। बूढ़ी, बहुत काफ़ी वृद्धा अवस्था में थी और रो रही थी। वो उस जो लड़का जो मारा गया था उसकी आमा थी। दोस्तों, आमा बोलते हैं हमारे यहाँ दादी को, दादी माँ जो होती है ना, वो आमा कहलाती है। उसने रोते हुए कहा कि बाघ ने बिना किसी कारण के उसके इकलौते पोते को मार डाला है। फिर वो इनसे अपने पोते के बारे में गपशप करने लगी, मतलब दुखी थी लेकिन बताने लगी, गपशप कहना सही नहीं है, उसके बताने लगी उसके बारे में, उसका बचपन, उसके अंदर जो गुण वगैरह थे, जो आज्ञाकारिता आदि आदि जो सब होता है।
और फिर बड़ी जिद के साथ उन्होंने अपनी 3 दुधारू भैंसें जिम कॉर्बेट साहब को देने लगी कि भाई आप ये ले लीजिए, लेकिन मारिए इसको। उसका कहना था कि अगर उसकी भैंसों को बाघ को फंसाने के लिए बेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे लगेगा कि ये महसूस होगा, उसको ये लगेगा कि उसके पोते की मौत का बदला ले लिया गया। अगर उसकी भैंसों पर अटैक करते हुए बाघ मार दिया जाता है तो उसको संतुष्टि हो जाएगी कि उसने बदला ले लिया है। अब जिम कॉर्बेट साहब पहले से ही नैनीताल से अपने साथ जो है 4 मजबूत बैल लेकर आए थे, जो इस काम के लिए काफ़ी थे, बहुत थे उनके पास में। उस समय तो भैंसें इनके किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन उस वृद्धा की भावना को ठेस पहुंचाना, उसको ठुकराना भी ये नहीं चाहते थे। इन्हें कुछ मना करना कुछ अजीब सा लग रहा था, तो इन्होंने उस आमा से कहा, उस वृद्धा से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इन भैंसों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले अपने साथ लाए हुए बैलों से ही काम शुरू करेंगे। जब बैलों के ऊपर काम नहीं बनेगा तो आपकी भैंस हम ले लेंगे। तो इस तरह से उनको समझाया। आसपास के गांव के जितने भी मुखिया वगैरह थे वो डाक बंगले पे आ चुके थे, और बातों बातों में उनसे सूचनाएं इनको मिल रही थी। एक सूचना इनको मिली थी, वो डाक बंगले से 20 मील दूर एक गांव में 10 दिन पहले बाघ को देखा गया था, और उस बाघ ने पहाड़ के जो पूर्वी ढलान थी, वहाँ पे एक ऐसे ढलान थी पूर्वी 10 मील दूर, वहाँ पे एक दंपत्ति को मारकर खा लिया था। ये इनको खबर मिली। अब जिम कॉर्बेट साहब के लिए 10 दिन पुराने पगमार्क्स के पीछे जाना सेंसलेस था, बेकार था। गांव के जो मुखिया थे उनसे काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद एक राय, एक मुखिया ने एक सलाह दी कि इन्हें डाक बंगले के पूर्व की ओर बसे डलकनिया गांव की ओर जाना चाहिए। डलकनिया से काला आगर की दूरी करीब 10 मील के आसपास थी, और इतनी ही दूरी में वो गांव भी स्थित था जहां पर बाघ ने उस दंपत्ति की हत्या की थी। तो जिम कॉर्बेट साहब ने डलकनिया जाने के लिए फैसला कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, डलकनिया ही चला जाए। वैसे भी नक्शे पर लगाए गए जो निशान थे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि डलकनिया और उसके आसपास के गांव के जंगलों में ही बाघ ने कहीं पर अपना बसेरा बनाया हुआ है, अपने वो वहीं कहीं रहता है, डलकनिया के आसपास में ही कहीं पर रहता है। ये इतना इनको उसके क्रॉस के निशानों को देख के आइडिया आ गया था। इसके अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद इन्होंने काला आगर छोड़ दिया और जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर निकल गए। वही राइफल टांगी और निकल गए। इन्हें बताया गया था कि ये सड़क इन्हें पहाड़ के अंत तक ले जाएगी, और वहाँ से सड़क को छोड़कर इन्हें 2 मील नीचे, पहाड़ी रोड से 2 मील नीचे, जो पहाड़ी पे रोड बनी है उससे 2 मील नीचे डलकनिया गांव के लिए जाना पड़ेगा। जिस सड़क से इन्हें जाना था वो घने, बहुत भयानक और सुनसान जंगलों के बीच से जाती थी, और वहाँ पर लोगों का जो आना जाना था वो भी बिल्कुल कम क्या था, वो नहीं ही था, ये समझिए। बहुत रेयर कोई आ गया तो, अदरवाइज़ वो ऑलमोस्ट खाली पड़ी रहती थी। खैर, ये दोपहर के 2 बजे के आसपास उस जगह पर पहुंच गए। वहाँ पर इन्हें बहुत सारे लोग मिले। वो सारे लोग डलकनिया गांव के ही ग्रामीण थे, निवासी थे। उन लोगों तक इनके पहुंचने की खबर वही वाली आवाज़ के माध्यम से पहुंचा दी गई थी। उन लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि उसी दिन, मतलब जिस दिन ये उनसे मिले हैं, उसी दिन सुबह के समय बाघ ने खेतों में जो ये फसल वसल काटने के लिए जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर आक्रमण किया था, और जिस जगह पर आक्रमण किया था वो गांव डलकनिया के उत्तर की ओर करीब 10 मील की दूरी पर था। डलकनिया गांव से 10 मील की दूरी पर एक और गांव था जहां पर महिलाओं पर हमला हुआ था। अब जिम कॉर्बेट साहब का जो सामान उठाने वाले आदमी थे वो 8 मील चल चुके थे, फिर भी वो आगे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, चलेंगे, चलिए। लेकिन जब वहाँ के गांव वालों ने बताया कि वो गांव उस जगह से 10 मील की दूरी पे है, और वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है, बहुत ऊबड़ खाबड़ और बड़े घने जंगलों से होकर जाता है, तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को गांव वालों के साथ डलकनिया जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा भैया नहीं नहीं, तुम लोग डलकनिया जाओगे और वो खुद अकेले उस मृत दंपत्ति के परिवार वालों से मिलने के लिए जाएंगे। अब साहब का ऑर्डर है, ये तो मानना ही था।
इसी बीच इनके आदमियों ने इनके लिए खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। अपना लग गए वहीं पे, वो चूल्हा वूल्हा बना के, बर्तन चढ़ा के खाना वाना बनाने में लग गए। करीब 3 बजे तक ये लोग खाने वाना सब आदि से अपना निपट गए। उसके बाद ये 10 मील के रास्ते पर चल पड़े और इनके आदमी 2 मील के रास्ते पर डलकनिया के लिए निकल गए। दोस्तों, अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो 10 मील का रास्ता 2-2.5 घंटे में तय हो जाता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में था, बहुत ही ख़राब था। ये रास्ता सकरी घाटियों और दर्रों में से ऐसे अंदर बाहर ऐसे अप एंड डाउन ऐसे करके निकलता था। बड़ी बड़ी चट्टानें, कटीली झाड़ियाँ और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। और इन सब के बीच अचानक मौत के खतरे की संभावना, जो एक निर्बख्शी बाघ के रूप में छुपी हुई हो। तो भैया चलने की रफ्तार तो अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि अलर्ट होकर चारों तरफ नज़र रख के सब बड़े हिसाब से चला जाता है। जिम कॉर्बेट साहब ने अभी भी अपने जो लक्ष्य था उससे काफ़ी दूर थे, यानी कि वो गांव जहां दंपत्ति मारा गया था उससे काफ़ी दूर थे। दिन ढलता जा रहा था और शाम होने लगी थी। परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि इनका कहीं पर रुकना बहुत ज़रूरी हो गया था, कि इनको कहीं पर नाइट स्टे करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसी अनजान जगह में जहाँ नरबख्शी बाघ का आतंक फैला हो, रात में, वो भी अकेले चलना, ये तो मौत को दावत देने के समान था। आपके गन हो चाहे कुछ हो, आप अपनी मौत को बुला रहे हैं। अगर कोई ऐसा जंगल हो जहाँ पर नरभक्षी बाघ के होने का खतरा ना हो, तो सूखे पत्तों पर के बिस्तर पर, जो सूखे ज़मीन में जो पत्ते पड़ जाते हैं सूखे हुए, उनका बिस्तर, और ऊपर आसमान में चमकते सितारों के नीचे सो जाना, जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़ा मामूली और ये बड़ा आरामदायक होता था। उनको बड़ी आदत थी इन सब चीज़ों की। लेकिन खौफनाक जंगल में ज़मीन में तो बिल्कुल नहीं सोया जा सकता था। ऐसा करना तो साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। भैया आ जा, ले जा मुझे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने किसी पेड़ पर चढ़कर अपनी रात काटने का निश्चय कर लिया। और वैसे भी इनको पेड़ों में सोने का बड़ा अच्छा खासा अनुभव था। ये तो मैं कई स्टोरियों में आपको बता चुका हूँ कि वो पेड़ों में सो जाते थे आराम से और बढ़िया नींद ले लेते थे। ये इनके लिए बड़ी आसान सी बात थी, क्योंकि बचपन से ये ऐसा करते आए थे। तो इन्होंने वो एक शाहबलूत, वही अपने पांगर का एक पेड़ चुना और उस पर चढ़ गए। अपनी राइफल को एक शाखा से टांगा और फिर अपना आराम से सो गए। इन्हें सोते हुए कुछ घंटे, कुछ आवर्स ही बीते थे कि इनके पेड़ के नीचे से कुछ पशुओं की सरसराहट की आवाज़ आने लगी, जिसको सुनकर ये जागे। इनके कान तो बड़े तेज़ थे, आप लोग को पता ही, आँख और कान तो इनके बिल्कुल भयानक तेज़ थे। ये सतर्क हो गए। पेड़ के नीचे से लगातार आवाज़ें आ रही थी। इन्हें लगा कहीं कोई लेपर्ड तो नहीं है जो ऊपर चढ़ रहा है। फिर इन्हें किसी पेड़ की छाल पर पंजों के घिसने की आवाज़ आने लगी, जैसे पंजे घिसे जा रहे हो। अब ये समझ गए थे कि ये भालू हैं जो काफल के पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दोपहर में जब ये आ रहे थे तो कई छोटे छोटे पौधों को देखा था, जो करीब 6000 फुट से की ऊंचाई से उगने शुरू हो जाते हैं। भालू इन्हीं पेड़ों पर लगी छोटी छोटी लाल बेर जैसी दिखने वाली, जो हमारे रसीले काफल होते हैं उनको कहते हैं, वो होते हैं, उनको खाते हैं। दोस्तों, काफल पहाड़ों में होने वाला एक फल है, जिसे पशुओं के साथ साथ इंसान भी बड़े चाव से खाते हैं। इसका तेल और नमक लगा करके भाग जाओ, और पेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सुबह का उजाला फैलने पर ये पेड़ से नीचे उतर गए और करीब 2 घंटे के बाद ये उस गांव में पहुंच गए जहां नरबख्शी बाघ ने दंपत्ति को मारकर खाया था। ये गांव जंगल से घिरा हुआ करीब 5 एकड़ का क्षेत्र था, लगभग 5 एकड़। निवासियों के नाम पर यहाँ पर सिर्फ 2 झोपड़ियाँ और एक पशुशाला थी। यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनका एक छोटा सा समूह, कितने होंगे यार, 2 घरों में लोग, उन सब में आतंक छाया हुआ था। उनके चेहरे डरे हुए थे। अब जिम कॉर्बेट साहब पर नज़र पड़ते ही वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा खुश हो गए। और झोपड़ियों से कुछ ही दूरी पर गेहूं का खेत था और वहीं पर बाघ बैठा हुआ था जब महिलाएं उस खेत पे काम कर रही थी, जब सुबह के टाइम। और वो उन 3 महिलाओं पर झपटने ही वाला था कि उसी समय गांव के कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर को सुनकर महिलाएं सतर्क हो गई और बाघ भी जंगल की ओर चला गया।
जब वो जंगल गया, थोड़ा ऊपर गया, तो वहाँ पर उसे एक बाघ और मिल गया, और फिर दोनों बाघ पहाड़ी से होते हुए नीचे घाटी की तरफ उतर गए, जो वैली थी उस पर नीचे उतर गए। इस घटना के बाद उन दो झोपड़ियों में रहने वाले लोग डर के मारे सारी रात सो नहीं पाए थे। उससे एक रात पहले, मतलब बीती रात, उन दोनों बाघों की गुस्से से भरी हुई गर्जना इन्होंने रात भर सुनी थी। तो रात भर शेर, ये बाघ वहाँ पे दहाड़ रहे थे। ऐसी हालत में कौन सो सकता है यार? मैं तो नहीं सो सकता हूँ। मेरे घर के बाहर अगर बाघ दहाड़े दहाड़े तो जिम कॉर्बेट साहब के यहाँ पहुँचने के कुछ ही देर पहले वो दोनों बाघों ने गर्जना बंद कर दिया था। वो शायद किस तरफ निकल गए होंगे। इस जंगल में दो बाघ हैं और दोनों ही आदमखोर हैं। ये बात जिम कॉर्बेट साहब को पहले बता दी गई थी। उनको इस बारे में पता था कि भैया दो बाघ हैं और दोनों ही मैन ईटर हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के लोग अतिथि सत्कार के लिए बहुत फेमस है। हम लोग कोई आज से नहीं, बल्कि अनादिकाल से, आदि आदि काल से अतिथियों का बहुत सम्मान करते आए हैं। अतिथि देवो भव, भारी ये वाली जो भावना है ना, ये हम लोग के अंदर बचपन से ही डाल दी जाती है। यही हम लोगों के संस्कार हैं यार। किसी भी अतिथि का स्वागत करना और खिलाई पिलाई के बिना उसे विदा करना हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। आप कभी हमारे गांव घरों में आएंगे तो आपको कितना स्वागत, कितना आपका सत्कार होगा, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर तो कमर्शियल हो गए, लेकिन गांव घरों की बात कर रहा हूँ। जब उन लोगों को पता चला कि जिम कॉर्बेट साहब ने सारी रात एक पेड़ पर चढ़कर काटी है और इनके साथ के लोग डलकनिया में हैं, तो वो लोग इनके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गए। जिम कॉर्बेट साहब इस बात को जानते थे कि यार वो बेचारे गरीब गांव वाले हैं, आसपास कहीं इनके पास कोई दुकान नहीं, कोई साधन नहीं, और उनके पास जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होगा वो भी इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाने में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने उन लोगों को खाना बनाने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, खाना ना मत बनाइए, हाँ अगर बना सकते हैं तो एक कप चाय मेरे को पिला दीजिए, चाय पीने की बड़ी मेरी इच्छा है। अब यार क्या करें, उन गांव वालों के पास में चाय पत्ती नहीं थी, तो उन्होंने ताजे गुड़ को, वो ताजे दूध में गुड़ को डालकर इन्हें पीने के लिए दे दिया कि ये साहब ये ले लीजिए। और जो भी इंसान इस पेय का स्वाद अपने अंदर डेवलप कर लेता है, वो उस पेय को फिर हमेशा ही पसंद आता है उसे, दूध में गुड़ डाल के। इन लोगों ने अपनी फसल की कटाई करनी थी गांव वालों ने, लेकिन बाघों के डर के कारण ये खेतों पे नहीं जा पा रहे थे। तो उन लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब से रिक्वेस्ट करी कि कारपेट साहब, दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट साहब को कारपेट साहब कहते थे। कारपेट साहब, साहब नहीं, साहब या सैप, कारपेट सैप। तो गांव वालों ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि ये कुछ देर उनके पास ही रुक जाए और गांव वालों की कटाई करने तक ये उनकी थोड़ा सा निगरानी कर दें अपनी बंदूक लेकर के। तो जिम कॉर्बेट साहब को क्या दिक्कत हो सकती थी, वैसे ही बड़े हेल्पिंग नेचर के थे, वो वहीं रुक गए और उनकी फसल की जो कटाई थी उसको उन्होंने करवा दी। इतनी देर में दोपहर भी हो चुकी थी। अब जिम कॉर्बेट साहब उन सबकी शुभकामनाएं लेकर उस दिशा की तरफ चल दिए जिधर से रात भर बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी। जो गांव वालों ने उनको बताया कि साहब वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ से फलानी जगह से आ रही थी, अब ये उस तरफ चल दिए। दोस्तों, ये क्षेत्र लाध्या घाटी, नंधौर और पूर्वी गोला, इन तीन नदियों के विभाजन वाली जगह से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की ओर करीब 20 मील तक घने जंगलों में पूरी ये फैली हुई थी। उस पगडंडी जिस पर जिम कॉर्बेट साहब चल रहे थे, उस पर चलना बहुत कठिन हो रहा था, बहुत टफ रास्ता था। इनकी ये इच्छा थी कि यार ये एक बार बाघों को अपनी आंखों से देख लें, मैं उनको देखना चाहते थे और किसी भी तरह से उनका जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहते थे। पता नहीं ऐसा क्या था इनको कि वो चाहते थे कि इन बाघों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि जो लोग पैदल जंगल में जाकर नरभक्षी बाघों का शिकार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जंगल का हर जीव, चाहे वो पेड़ पर बैठा हुआ एक छोटा पक्षी हो या ऊपर उड़ती हुई हवा, इस खेल में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे हवा, पक्षी, इनका बाघ के शिकार से क्या मतलब यार? तो दोस्तों वाकई में बहुत मतलब होता है। अब ये बात क्या होता है जिम कॉर्बेट साहब बताएंगे। असल में जंगल का हर कोना, हर आवाज़, हर सरसराहट
शिकारी को इशारा देती है कि आगे क्या होने वाला है। जंगल में रहने वाले लोग जैसे लंगूर, घुरड़, काकड़, पक्षी आदि आदि, जिनकी चेतावनी भरी आवाज़, अलर्ट कॉल जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो उनके अनुभव से उपजी होती हैं, उनके अनुभव को बयां करती हैं। शिकारी उन्हीं की आवाज़ों पर भरोसा करते हैं। और सबसे ज़रूरी है हवा, जो हवा जो चल रही है वो सबसे ज़रूरी है। बाघ इस बात को नहीं जानता है कि इंसान के पास भी गंध सूंघने की शक्ति उतनी तेज नहीं है, स्मेलिंग पावर उतनी ज़्यादा इंसान के पास भी नहीं है। इस बात को बाघ नहीं जानता है। इसलिए जब वो नरभक्षी बन जाता है तो वो इंसान और जानवर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं करता, वो अपने शिकार की गंध को सूंघता है। हालांकि बाघ के सूंघने की शक्ति भी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हवा उसकी तरफ चल रही हो तो गंध आ जाती है। उस टाइम वो गंध को महसूस कर लेता है और फिर या तो हवा की उल्टी दिशा में चलकर अपने शिकार का पीछा करता है, या खुद हवा की दिशा में लेटकर उसका इंतज़ार करता है। मतलब उधर ऐसे बैठ जाता है, मतलब घात लगा के, और इंतज़ार करता है कि जब आएगा तो तब अटैक करूँगा। अब जरा सोचिए, एक शिकारी जंगल में बाघ को ढूंढने के लिए निकला है और उसे ये नहीं पता है कि बाघ कहाँ है, और जबकि ये हो सकता है कि बाघ उसे देख रहा हो कहीं झाड़ियों के पीछे से, एकदम चुपचाप बिना हिले डुले। और ऐसे समय में बाघ का रंग, उसकी चुप्पी और उसके छिपने की कला, ये एक शिकारी के लिए, ये खुद के लिए, उसके लिए, शिकारी के लिए कमजोरी बन जाती है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता है बाघ कहाँ पे है। आप लोग कभी जंगल जाए, वैसे भी अगर बाघ हो सकता है आपके बगल में लेटा हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बाघ तभी दिखता है जब वो खुद को दिखाना चाहे। अगर शिकारी हवा की दिशा को समझ ले तो वो जान सकता है कि बाघ कहाँ से हमला कर सकता है, क्योंकि याद रखिए, बाघ कभी भी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा पीछे से वार करता है, और वो भी चुपचाप और अचानक से। अगर शिकारी हवा के बहाव को नहीं समझता और वो गलत दिशा में चलता है तो खतरा हमेशा उसके पीछे से रहेगा, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक बार बाघ ने गर्दन पकड़ ली तो आपका बंदूक, स्टैंड गन सब बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चालाक है और बार बार हवा के रुख को देखकर अपनी दिशा बदलता रहता है तो वो अपने आप को खतरे से बचा सकता है। तो इसको हवा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे मट्टी को उठा के छोड़ देते हैं, फिर किस तरफ को उल्टी मट्टी देखते हैं, तो हवा का पता चलता है। पर जंगल में जब जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है, ये कुछ ही सेकंड का होता है, तब यही छोटी छोटी बातें किसी को जिंदा लौटा सकती हैं, या फिर किसी को हमेशा के लिए जंगल में, समझ ही गए होगा, जंगल का हिस्सा बना सकती है। जब घने जंगल में कोई नरभक्षी बाघ भूखा हो और मांस की तलाश में छुपा बैठा हो, तो उस समय हवा के विरुद्ध वापस मुड़ जाने से बेहतर और सुरक्षित तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। तुरंत वापस लौट जाओ भैया, जान है तो जहान है। शाम होने तक जिम कॉर्बेट साहब घाटी के ऊपरी छोर में पहुंच गए थे। अब तक इन्होंने ना तो बाघों को देखा था और ना ही इन्हें उनकी उपस्थिति के कोई संकेत मिले थे, किसी की अलर्ट कॉल या कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ से उत्तर दिशा की ओर दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक इनकी नज़र जाती थी, एक पशुशाला के अलावा किसी भी तरह की कोई रिहायश, कोई गांव, कुछ बस्ती, कोई निशान नहीं था। इन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी दूसरी रात बिताने के लिए एक पेड़ का चुनाव किया। ये रात तो दूसरी रात भी तो काटनी है, और फिर ये एक पेड़ पर चढ़कर सो गए। ये पूरी रात बड़े कंफर्टेबल होकर के सोए। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक इन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी, भयानक दहाड़, और उसके कुछ ही मिनटों बाद दोनाली बंदूक से निकली गोलियों की आवाज़ धाएं धाएं वादियों में गूंजने लगी। फिर कुछ पशुओं को जो चराने वाले जो चरवाहे होते हैं, उन लोगों का शोर सुनाई दिया, और फिर कुछ देर के बाद पूरा जंगल शांत हो गया, शांति छा गई। अगले दिन दोपहर तक इन्होंने पूरी घाटी को अच्छी तरह से छान मारा। अब ये डलगनिया गांव में अपने साथियों के पास लौटने के लिए एक घास से ढकी हुई ढलान से नीचे उतर रहे थे। तभी इन्हें जो है अचानक से फिर वही कू कू
वाली जो लंबी आवाज़ थी, इशारा देने के लिए जो होती थी, वो आवाज़ इनको सुनाई दी। ये आवाज़ पास की जो इनके वो जो नज़दीक की जो मधुशाला थी, मधुशाला नहीं, पशुशाला, उसकी ओर से आ रही थी। सॉरी, हाँ, ये वही आवाज़ इनको दोबारा सुनाई पड़ी, तो इन्होंने भी उसी तरह से कू कू करके जवाब दिया। उसके कुछ ही देर बाद इन्हें एक आदमी एक बड़ी सी चट्टान पे चढ़ा हुआ दिखाई दिया, जो थोड़ा ऊंचाई पे था, और वो इनकी तरफ देख रहा था। और फिर उसने वहीं से जोर से चिल्लाकर इनसे पूछा, अरे क्या आप नैनीताल से बाघ को मारने के लिए आए हैं, वही है ना? जब इन्होंने हाँ कहा तो उस आदमी ने बताया कि घाटी के दूसरी तरफ दोपहर में उसके जानवरों में भगदड़ मच गई थी, और फिर जब उसने अपने मवेशियों की गिनती करी तो उसे पता चला कि उसकी एक सफ़ेद रंग की जो गाय है वो मिसिंग है। एक सफ़ेद गाय उसकी गायब है। अब उस आदमी को पूरा शक था कि रात को जिन बाघों जो बाघ जो रात में दहाड़ रहे थे, जिनकी आवाज़ उसने सुनी थी, उन्हीं बाघों ने उसकी गाय को मार डाला है। अब जिम कॉर्बेट साहब ने उसको धन्यवाद बोला और उसके बताए रास्ते पर पश्चिम की ओर जो कुछ तंग पहाड़ियों सी थी जहाँ, उस तरफ चल पड़े। थैंक यू भाई। और उसके बताए रास्ते पे चल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही इन्हें वो जगह दिख गई जहाँ पर जानवरों की भगदड़ मची थी, क्योंकि खुरों के निशान निशान खूब हो जाते हैं ना, तो समझ में आ जाता है। जिम कॉर्बेट साहब एक पगडंडी से होते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां गाय को मारा गया था, जिस जगह पर गाय पर हमला हुआ था। बाघ गाय को पहाड़ी से नीचे एक सकरी सी पगडंडी पे घसीट कर ले गए थे। ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए ये घाटी से उस घाटी में थोड़ा नीचे उतरे और फिर एक लंबा चक्कर काटते हुए उस पतली पहाड़ी तक पहुंचे जहां मरी हुई गाय होने की उम्मीद थी। जहाँ पे इनको उम्मीद थी कि वहाँ पे मरी गाय हो सकती, तो ये एक लंबा सा चक्कर लेते हुए वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, वो जो जगह थी वो शिकार को छुपाने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी, एकदम सही लोकेशन थी। अब ये धीरे धीरे कदम रखते हुए बहुत सावधानी से झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। वहाँ की झाड़ियाँ इतनी ऊंची थी कि वो इनकी कमर तक आ रही थी। करीब 30 गज आगे बढ़ते ही इन्हें कुछ हलचल सी महसूस हुई। फिर अचानक इन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की टांग हवा में उछली, और जैसी वो उछली उसी पर एक जोरदार जो है दहाड़ भी सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बाघ मांस के किसी बड़े टुकड़े को लेकर के आपस में झगड़ रहे हों। कुछ देर तक तो जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल चुपचाप उसी जगह पे जहाँ पे थे वहीं पर खड़े रहे, लेकिन बाघों की जो गर्जना थी वो दोबारा इनको नहीं सुनाई पड़ी। अब इस जगह से आगे जाना वो भी सही नहीं था। मान लो ये आगे बढ़कर एक बाघ को मार भी देते, किसी तरह से आगे बढ़ जाते, इनको दिख जाते, मार भी देते, तो दूसरा बाघ झाड़ियों में कहीं पे से भी इनके ऊपर कूद सकता था, और जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ पर ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते। मतलब सेफ्टी भी देखता ना इंसान कुछ करने से पहले, तो अपनी सेफ्टी देखने के लिए इन्होंने आसपास के एरिया में नजरें दौड़ाई, तो इनको अपने बाईं ओर करीब 20 गज की दूरी पर एक चट्टान दिखाई पड़ी जो करीब 15 फीट ऊंची थी। अब इनको ये लगा कि अगर ये किसी तरह से अपने आप को छुपा छुपू करके किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इन्हें बाघ पर गोली चलाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। ये तुरंत अपने घुटनों और हाथों के बल झुककर ऐसे ऐसे रेंगते हुए अपनी राइफल को आगे धकेलो, फिर रेंगो, फिर ऐसे धकेलो, फिर आगे लगो, मतलब ऐसे ऐसे घास पर धीरे धीरे खसकते हुए चट्टान की ओर बढ़ गए। और जब ये चट्टान के पास पहुंच गए तो इन्होंने एक बड़ी गहरी सांस ली, फिर ये निश्चित करके कि राइफल में गोली भरी हुई है, ये चट्टान पर चढ़ गए, और वहाँ से इन्होंने दोनों बाघों को साफ साफ देखा। सामने इनके बाघ है। इन्होंने देखा कि एक बाघ जो गाय मारी गई है उसका पिछला हिस्सा खा रहा है, और वहीं दूसरा बाघ थोड़ी दूरी पर लेटा हुआ अपने पंजे चाट रहा था, अपने पंजों को चाट चोट के साफ कर रहा था। दोनों बाघ बिल्कुल एक जैसे थे, बड़े, भारी और ताकतवर, लेकिन एक बाघ का रंग थोड़ा फीका हो गया था, जिसे देखकर जिम कॉर्बेट साहब ने अंदाज़ा लगाया कि वो बाघ शायद बूढ़ा हो गया है या बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, और
संभव है कि वही नरभक्षी हो। तो इन्होंने ध्यान अपनी गन उठाई और निशाना साधा, धाएं से गोली चला दी। गोली लगती एक बाघ उछला और पीछे की ओर गिर गया, जबकि दूसरा बाघ डर कर नीचे तंग घाटी की ओर भाग गया। यानी एक तो गिर गया और एक भाग गया। इन्होंने उस गिरे हुए बाघ पर एक पत्थर उठाया और मार कर देखा कि उसमें कोई हलचल होती है कि नहीं, वो हिल रहा है कि नहीं। कहने का मतलब वो जिंदा है कि निपट गया है, मर गया है। लेकिन वो मर चुका था। जब जिम कॉर्बेट साहब उसके पास पहुंचे तो उनके पैरों के तले जो है ना ज़मीन खसक गई कि इन्होंने गलती से उस बूढ़े नरभक्षी बाघ की जगह उसके जवान बच्चे को मार डाला था। जो बूढ़ा नरभक्षी था वो नहीं था, जवान बच्चा था, उस पर गोली लग गई थी। इनकी ये गलती भविष्य में इन्हें बहुत भारी पड़ी। अगले 12 महीनों में उस नरभक्षी ने 15 और लोगों की जान ले ली और ये खुद भी कई बार मौत से बार बार बचे। बाघ के आक्रमण से ये कई बार बचे भी। हालांकि बाद में ये सोच कर कि इन्हें थोड़ा सा अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते थे कि चलो यार, तो इन्हें थोड़ा तसल्ली हुई कि भले ही उस बच्चे ने अभी तक किसी को नहीं मारा होगा, लेकिन वो अपने माँ के साथ शिकार में मदद तो करता ही था। और उनकी ये सोच बाद में सही भी साबित हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बच्चा इंसानी मांस खाकर बड़ा हो रहा था। उसकी ज़ुबान में इंसानी मांस का जायका लग चुका था, उसको इंसान का टेस्ट उसकी ज़ुबान में लग चुका था, उसको पता था इंसान का मांस का स्वाद। कुछ समय बाद वो भी नरभक्षी बन ही जाता, क्योंकि वो जान चुका था कि इंसान का शिकार करना सबसे आसान और सबसे कम मेहनत वाला काम होता है। इंसान बाघ को देखते ही डर जाता है और ऑलमोस्ट खुद को उसके सामने सरेंडर कर देता है कि भैया कर ले यार। और सरेंडर के अलावा कर भी क्या सकता है यार। अगर भागेगा तो यार बाघ से तेज तो यार मैं नहीं मानता हूँ कि भाग सकता है। लड़ना चाहेगा तो लड़ भी नहीं पाएगा कुश्ती, WWF, क्योंकि इंसान के अंदर ना तो बाघ के बराबर ताकत होती है और ना ही फुर्ती और ना ही उतनी हिम्मत। इसलिए अगर कभी आप किसी जंगल में हो और बाघ आपके सामने आ जाए तो आप कुछ मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा। बस जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर स्टैचू हो जाइएगा। बिल्कुल जैसे खड़े बस बिना हिले डुले खड़े हो जाइएगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो कुछ करना होगा वो बाघ अपने आप खुद तय कर लेगा कि अब क्या करना है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, है ना गाना, वो बाघ के लिए ही है, सोच लो अब आप। चलो यार। और वैसे ऑन ए सीरियस नोट एक बात बता दूं, कभी अगर ऐसा हो जाए दोपहर के समय, हाँ ध्यान रखिए दोपहर के समय, रात में नहीं, यदि दोपहर में बाघ आपके एकदम सामने आ जाए तो आप बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़े हो जाइए। एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल ना हिलना चाहिए ना डुलना चाहिए। क्योंकि दोपहर के समय बाघ या तेंदुए जो है इनकी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इनको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और वो अपनी जगह पर खड़े होकर बड़े गौर से देखने लगता है कि यार वो है क्या। और उस टाइम अगर आपने कोई हरकत करी तो संभव है कि वो, अगर हरकत नहीं करी तो हो सकता है कि वो आपको कोई पेड़ या पत्थर समझ ले और वहाँ से चला जाए। लेकिन अगर आपने कोई भी हरकत करी, हाथ ऐसे कर दिया या ये कर दिया या कोई भी मूवमेंट किया या भागने की कोशिश करी, तो वो 100% आपके ऊपर हमला कर देगा, ये गारंटी है। खैर हम लौटते हैं अपनी कहानी पर। आप सभी लोग भी जानने के लिए इच्छुक हो रहेंगे कि फिर दूसरे बाघ का क्या हुआ, जो दूसरा टाइगर था उसका क्या हुआ। तो दोस्तों यार उसके लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा ना अपने ये उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, क्योंकि मैं तो अभी नहीं बताऊंगा उसको, अगले एपिसोड में ही जाके बता पाऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही रोमांचक कहानी है, इसके सारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा। दोस्तों उत्तरांचल डायरीज़ की हमेशा यही कोशिश होती है कि उत्तराखंड में जब जब जो बाघ या गुलदार आदमखोर हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाए। आप में से जो लोग उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं
वो मेरी इन सत्य घटनाओं को सुनकर जान सकें कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की कितनी कठिनाइयाँ और कितनी परेशानियों में रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप लोग। नैनीताल, मसूरी, शिमला सब आप घूम लेंगे, लेकिन इंटीरियर में जाइए, बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, जंगलों के बीच से। घने भयानक जंगल होते हैं और जिनमें लेपर्ड्स की भरमार होती है। महिलाएं जंगलों में घास लकड़ी लेने के लिए जाती, घने भयानक जंगलों में। पुरुष भी काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने गांव से दूर दूसरे गांव या आसपास के कस्बों में या शहरों में जाते हैं और ऑलमोस्ट सूर्यास्त होने के बाद ही वापस लौट के आ पाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, हर साल उत्तराखंड में 3 4 5 गुलदार तो नरभक्षी बन ही जाते हैं, क्योंकि उनके प्राकृतिक आहार की कमी और जंगलों का अवैध कटान, ये सब से क्या कि वो मानव आबादी जो है, आबादी के नज़दीक तक आने लगे हैं। अब वो पहले तो पालतू पशु जैसे कुत्ते, बकरी, गाय, भैंस, इन पर आक्रमण करते हैं, फिर धीरे धीरे इंसान पर भी करने लग जाते हैं। खैर यार, ये एक अलग विषय है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और हर साल क्यों बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, कितने उपाय किए जा सकते हैं, उस विषय में तो हम लोग फिर कभी और कर लेंगे बातें। और मैं सच सच बात आपको बताऊं, इस सब्जेक्ट में बात करने के लिए मुझे ना एक दिन लाइव आना है, जिसमें कुछ प्रश्न और कुछ सुझाव आप लोगों के होंगे और कुछ प्रश्न और कुछ सुझाव मेरे भी होंगे। चलिए, तो फिर कभी और किसी दिन बात कर लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे परमिशन दीजिए, लेट मी मूव, ताकि जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात कर सकूं और आपको बताऊं घटनाक्रम में कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, मैडम मैं आपकी बात कह रहा हूँ, भाई साहब आप मेरा, आप सब मेरा ये जो प्रणाम है ये स्वीकार कीजिए, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप सभी लोगों का अभिनंदन और आभार। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर उत्तरांचल डायरीज़ को दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, शुक्रगुज़ार रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मेरे से कहानी सुनना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। इसके साथ ही हमेशा जो मैं प्रार्थना करता आया हूँ वही आज भी कर रहा हूँ कि अगर संभव हो, पॉसिबल हो, कर सकें तो थैंक यू वाले ऑप्शन का उपयोग ज़रूर करें और अपनी श्रद्धा से, के दिल से जो भी राशि आपको उचित लगे वो चैनल को ज़रूर डोनेट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल तो मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।